दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएस कोचिंग पे। दोस्तों, जो आज का हम लोग वीडियो तैयार करेंगे, इसमें संविधान का जो टॉप 10 एमसीक्यू हम लोग करेंगे, जो कि प्रैक्टिस के रूप में हम एमसीक्यू के रूप में करेंगे। और यह टॉप 100 क्वेश्चन होंगे, तो यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। और उससे पहले जो लोग नए जुड़ रहे हैं, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले। तो चलिए आगे चलते हैं। आज का पहला प्रश्न हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, यह आपको बताना है। तो संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी, यह हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और आपसे पूछेगा दूसरी बैठक कब हुई थी, तो दूसरी बैठक हुई थी, यह दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। इसमें जो पहली बैठक हुई थी, ये भी जान लीजिए। तो इसमें अस्थायी अध्यक्ष जो बने थे, कौन बने थे? तो सचिदानंद सिन्हा बने थे। और जब 11 तारीख को दूसरी बैठक हुई, तो उसमें अस्थायी अध्यक्ष बने थे राजेंद्र प्रसाद। तो इनको आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन इसमें हम लोग का ये सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया था। आगे चलते हैं। इसमें टॉप 100 प्रश्न हम लोग करेंगे, और आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर थे, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी जो बनी थी, तो उसके अध्यक्ष थे। चलिए आगे चलते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया गया? तो संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया गया था? तो यह आपको बताना है। तो यह पारित हुआ था 26 नवंबर 1949 को। लेकिन आपसे कभी लागू पूछेगा तो आप लोग बताइएगा 26 जनवरी 1950 को ये डेट लागू की बात आएगी, तो आप लोग इसको लगाइएगा। अगर पारित की बात आई ही, तो यह 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था, मतलब संविधान को अपनाया गया था, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। इसमें हम लोग का डी ऑप्शन सही है। संविधान सभा किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था? देखिए आ गया क्वेश्चन, संविधान सभा किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था? तो यह 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था। यह लागू की बात पूछता है, तो लागू होगा 26 जनवरी 1950। चलिए आगे चलते हैं। भारत कब गणतंत्र बना? तो भारत कब गणतंत्र बना? तो यह कब बना था? तो यह बना था 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, तो उस समय भारत हमारा गणतंत्र देश बन गया। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई? तो भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई? तो जो भारतीय संविधान है, उसकी प्रस्तावना है, उसको आत्मा कहा गया है, तो ये उसकी संज्ञा दी गई, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? राष्ट्रगान की बात आएगा तो कब स्वीकार किया गया था, इसको आपको बताना है। तो राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया गया? तो आपको बता दें, जो संविधान सभा से 2 दिन पहले, संविधान लागू होने से पहले 2 दिन पहले लागू हुआ था, हमारा स्वीकार किया गया था राष्ट्रगान। यह 24 जनवरी 1950 को यह स्वीकार किया गया था, हमारा राष्ट्रगान संविधान सभा ने स्वीकार किया था। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो भारतीय मूल अधिकारों, जो भारतीय नागरिक हैं, उनका मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो यह मूल अधिकार हमारे जो हैं 6 हैं, 6 मूल अधिकार हैं, इसकी संख्या 6 है। आगे चलते हैं। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया? तो ये भी हमारा एक संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था, लेकिन इसे
किस संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था? तो इसको आपको बताना था, इसको बताना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह 44वें जो संशोधन हुआ इसके अनुसार इसको हटा दिया गया। ठीक, तो इसको द्वारा हटा दिया गया। चलिए आगे चलते हैं। मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? तो मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है आपको बताना है। तो मूल अधिकारों का रक्षक कहा जाता है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों होते हैं और वह दोनों होते हैं। मूल अधिकारों का रक्षक सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों होते हैं। आगे चलते हैं। किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया? तो किस वर्ष के बच्चे हैं? तो यह 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं। किस अनुच्छेद में इसका अधिकार है? तो आपको बताना है। तो यह अनुच्छेद 21A में इसका अधिकार है। ठीक ना, अनुच्छेद 21A के अनुसार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। ठीक, वो भी निःशुल्क। आगे चलते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? तो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? इसको आपको बताना है। तो यह किसमें निहित है? तो यह राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में। ठीक ना, लोक कल्याणी राज्य की अवधारणा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। आगे चलते हैं। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है कि वह क्या करे? जो संविधान का अनुच्छेद 40 है राज्य को क्या निर्देश देता है, यह आपको बताना है। तो यह जो निर्देश देता है ग्राम पंचायतों का संगठन करें। ठीक है, ग्राम पंचायतों का संगठन करें। आगे चलते हैं। संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई? तो किस देश के संविधान से ली गई? तो यह आपको बताना है। तो मूल कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? यह लिया गया है हमारा रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। और इससे पहले हम कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? तो संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कुल कितनी है यह आपको बताना है। तो मूल कर्तव्यों की संख्या हमारी कितनी है? तो यह 11 है। कितनी है? तो यह 11 संख्या है। मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। आगे चलते हैं। संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति के अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया? तो जो संविधान में मूल कर्तव्य है उसके किस समिति के अनुशंसा पर शामिल किया गया था, इसको आपको बताना है। तो यह शामिल किया गया था स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा के आधार पर किया गया था। आगे चलते हैं। भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है, इसको आपको बताना है। भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? संसद में, प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, मंत्रिमंडल में। तो आपको बताना है भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? यह निहित है राष्ट्रपति में। किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में क्या शामिल है, इसको आपको बताना है। तो देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जो शामिल होता है संसद के दोनों सदनों के, ऑप्शन इसमें हमारा सी से होगा, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं यह राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि होती है। राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो यह आपको बताना है। तो राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि होती है 5 वर्ष। ठीक ना, यह 5 वर्ष की अवधि होती है। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यह ऑप्शन हमारा सही होगा, ये सभी। अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय, अप्रत्यक्ष मतदान, यह सभी अपनाई जाती है। आगे चलते हैं। निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं। कौन से राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए? यह आपको बताना है। यह है नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी हैं जो कि निर्विरोध चुने गए। ठीक, आगे चलते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? यह लगाया जा सकता है संसद के किसी सदन द्वारा, संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है राष्ट्रपति पर महाभियोग। आगे चलते हैं।
भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो आपको बताना है। तो इसका सर्वोच्च सेनापति होता है हमारा राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, यह आपको बताना है। तो यह निहित होती है किसमें? तो यह राष्ट्रपति में निहित होती है। किसमें होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। आगे चलते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है, जो उपराष्ट्रपति है उसके निर्वाचन मंडल में क्या शामिल है आपको बताना है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह ऑप्शन जो हमारा सही होगा, यह राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य यह शामिल होते हैं, ठीक ना, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदनों को मनोनीत करता है? जो राष्ट्रपति है वह राज्यसभा के कितने सदनों को मनोनीत करता है आपको बताना है। तो वह कितने सदनों को मनोनीत करता है? तो यह 12 सदन को मनोनीत करता है, ठीक ना। ठीक, आगे चलते हैं। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को कहा जाता है। तो भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? तो भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है राज्यसभा। क्या कहा जाता है? राज्यसभा कहा जाता है। और निम्न सदन कहेगा तो लोकसभा, ठीक ना। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो यह करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक, आगे चलते हैं। यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? तो कितने दिनों के अंदर बनना आवश्यक है? तो यह होता है हमारा 6 माह के अंदर, ठीक ना। 6 माह के अंदर यह उस पद पर मतलब जो पद खाली हो जाता है उस पर उसको बैठाया जा सकता है 6 माह के अंदर। ठीक, आगे चलते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है यह आपको बताना है। तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा? तो यह ऑप्शन हमारा सही होगा लोकसभा, ठीक ना। यह लोकसभा ऑप्शन हमारा सही होगा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। आगे चलते हैं। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है। तो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है इसमें से आपको बताना है। तो यह लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो यह 552 हो सकती है, ठीक ना। 552 हो सकती है अधिकतम संख्या, 552। आगे चलते हैं। राज्यसभा की अधिकतम संख्या है। तो राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी है इसमें से आपको बताना है। तो राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? तो यह 250 है। कितनी है? 250 है। लोकसभा की अधिकतम संख्या 250 है। आगे चलते हैं। किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो यह करता है कौन? तो लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करता है। तो यह लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करता है। आगे चलते हैं। केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकार कौन होता है? तो केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकार कौन होता है आपको बताना है। तो केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकार होता है महान न्यायवादी। कौन होता है? महान न्यायवादी होता है। ठीक, आगे चलते हैं। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? तो संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन चलाता है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासन। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासन जो होता है वही चलाता है। आगे चलते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे हमारे राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति। आगे चलते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे आपको बताना है। तो स्वतंत्र भारत के यह हमारे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे भारतीय गवर्नर जनरल, जो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी या तो सी राजगोपालाचारी देता है ऑप्शन, इसमें चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। आगे चलते हैं।
राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या क्रमशः है। तो राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा द्वारा मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या है, आपको बताना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह होता है लोकसभा के 2 और राज्यसभा के 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा। आगे चलते हैं। लोकसभा एवं राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए? तो लोकसभा एवं राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए? तो यह समय होना चाहिए 6 माह का। कितना समय का? 6 माह का समय का अंतर होना चाहिए। आगे चलते हैं। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, इसको आपको बताना है। तो यह कौन होता है? तो यह राज्यपाल होता है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। आगे चलते हैं। संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। तो आपको बताना है तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो विधानसभा की अधिकतम संख्या होती है 500 होती है, जो कि संविधान के अनुसार है। आगे चलते हैं। वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्यों में विधान परिषद विद्यमान है? तो भारत में कुल कितने राज्यों में विधान परिषद विद्यमान है, इसको आपको बताना है। तो यह 6 राज्यों में विधान परिषद विद्यमान है। ठीक, आगे चलते हैं। राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो यह उत्तरदायी होता है विधानसभा। किसके द्वारा उत्तरदायी होता है? किसके प्रति? तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। आगे चलते हैं। विधानसभा का वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य है? तो विधानसभा का वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य हैं? तो यह आपको बताना है कि कितने अधिवेशन होने अनिवार्य हैं। तो यह 2 अधिवेशन होने अनिवार्य होते हैं विधानसभा का। ठीक, आगे चलते हैं। किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसको आपको बताना है। तो किस राज्य में? तो यह सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश में, जो कि विधानसभा सदस्यों की संख्या है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। आगे चलते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था? तो यह आपको यह था यहाँ पे वह इस समय हटा दिया गया है। तो यह था, तो यह किसके? तो अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू एंड कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था। तो 370 के अनुसार। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो आपको बताना है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो यह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ अवस्थित है? तो भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ अवस्थित है? तो इसमें से आपको बताना है तो भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ पे है? तो यह नई दिल्ली में स्थित है। आगे चलते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल कितनी संख्या होती है? देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहा है, न्यायाधीशों की कुल संख्या पूछ रहा है। तो इसमें होती है संख्या 34 होती है न्यायाधीशों की, और एक होता है इसमें देखिए एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 34 न्यायाधीश होते हैं। यह वर्णन इसका अनुच्छेद 124 में इसका वर्णन है। तो देखिए, मुख्य न्यायाधीश पूछेगा तो 1, न्यायाधीश पूछेगा तो 34। इसमें हम लोग का 34 ऑप्शन सही होगा। इसमें हम लोग का 34 ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो अभी आ गया। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो उसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आगे चलते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल है, आपको बताना है। तो यह कौन सा ऑप्शन से होगा? तो यह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक। ठीक, आगे चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है?
आपको बताना है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह हीरालाल जे कानिया थे, जो सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। आगे चलते हैं। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या है। तो भारत में वर्तमान में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? तो इसमें से आपको बताना है। तो यह 21 उच्च न्यायालय हैं। कितने हैं? 21 उच्च न्यायालय हैं। आगे चलते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? यह क्वेश्चन आ गया फिर से। तो यह कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय, वहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय था, यहाँ पे उच्च न्यायालय था, ठीक ना। तो वो उच्च न्यायालय के भी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आगे चलते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल की सीमा है। यहाँ पे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्यकाल सीमा पूछ रहा है, कितना है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा? तो यह अपनी उम्र से के 62 वर्ष पूरे होने तक, ठीक ना। इनकी जब तक उम्र 62 पूरी नहीं हो जाती तब तक कार्यकाल होगा। किस उच्च न्यायालय की आधिकारिकता सर्वाधिक क्षेत्र पर है? तो किस उच्च न्यायालय की आधिकारिकता सर्वाधिक क्षेत्र पर है? तो इसमें से आपको बताना है। तो यह है गुवाहाटी। कौन से है? गुवाहाटी, जो कि सबसे आधिकारिकता सर्वाधिक क्षेत्र पर है। आगे चलते हैं। किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीश कार्यरत हैं? तो यह किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीश कार्यरत हैं? तो यह है किसमें? तो यह इलाहाबाद में है। सबसे ज़्यादा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या है। आगे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है? तो संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है? तो आपको बताना है। तो यह किस अनुच्छेद के द्वारा? तो यह अनुच्छेद 143 है। यह अनुच्छेद 43 के द्वारा यह राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। आगे चलते हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? तो आपको बताना है। तो यह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? तो यह इनमें से कोई नहीं, ठीक ना। कोई ऐसा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है जिसका कोई अपना उच्च न्यायालय हो। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किन स्थितियों में कर सकता है? तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस स्थिति में कर सकता है? तो यह कर सकता है यह सभी, जैसे युद्ध के दौरान, बाह्य आक्रमण के दौरान, सशस्त्र विद्रोह के दौरान यह कर सकता है राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा। आगे चलते हैं। भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है? तो भारत में अब तक कुल कितनी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है? तो इसमें से आपको बताना है। तो यह हुआ है 3 बार। तो राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार घोषित किया जा चुका है। आगे चलते हैं। भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? तो भारत के राष्ट्रपति जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं? तो यह आपको बताना है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह अनुच्छेद 352 के तहत, अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो यह ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो यह अनुच्छेद कौन सा सही होगा? तो अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जा सकता है राष्ट्रपति शासन। आगे चलते हैं। राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि है। तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी है? तो आपको बताना है। तो यह अधिकतम अवधि होती है 3 वर्ष तक, ठीक ना। राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 3 वर्ष तक होती है। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है किस अनुच्छेद के तहत? तो यह अनुच्छेद कौन सा है? तो यह अनुच्छेद 360 है, जिससे के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। आगे चलते हैं। संसद द्वारा अनुमोदन के बाद किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय तक के लिए लगाया
लागू किया जा सकता है। जो संसद द्वारा अनुमोदन के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितनी समय तक के लिए लगाया जा सकता है, तो यह कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यह ऑप्शन होगा 6 माह के लिए। कितने माह के लिए, 6 माह के लिए। आगे चलते हैं। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर उसकी संसद को स्वीकृत आवश्यक है, तो कितने दिनों के अंतर्गत तो यह स्वीकृत आवश्यक है, तो यह 60 दिनों के अंदर स्वीकृति आवश्यक है। दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, यह आपको बताना है। तो यह अनुच्छेद 10वें अनुच्छेद में है। दल बदल 10, दल बदल ऐसे याद रखिएगा, दल बदल का कानून अनुच्छेद 10 में, 10 अनुच्छेद में है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई, तो संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई आपको बताना है। तो यह कितनी भाषाएं थी, तो 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी, ठीक है ना, संविधान के द्वारा। आगे चलते हैं। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, यह आपको बताना है। तो यह किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद यह 280 में है। किस में है, तो अनुच्छेद 280 में है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष। आगे चलते हैं। भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन कब किया गया, तो भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन कब किया गया, तो भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को प्रथम योजना आयोग का गठन हुआ था। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई, तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई आपको बताना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई, तो यह की गई थी 1952 में। कब की गई थी, 1952 में की गई थी। आगे चलते हैं। भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य का नाम है, तो भाषा के आधार पर गठित जो पहला राज्य है वह कौन सा है, तो यह आंध्र प्रदेश है। कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश है जो भाषा के आधार पर गठित हुआ। आगे चलते हैं। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था आपको बताना है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन से होगा, तो यह पंचायती राज व्यवस्था से, ठीक ना, पंचायती राज व्यवस्था से किया गया था। आगे चलते हैं। भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। यह कहाँ से शुरू हुआ था, यह कहाँ से शुरू हुआ था, 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था। यह कहाँ से हुआ था, तो यह कहाँ से हुआ था, यह आपको बताना है। तो यह हुआ था नागौर जिला जो राजस्थान में, यहाँ से शुरू किया गया था। आगे चलते हैं। स्वतंत्र भारत में प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे, स्वतंत्र भारत में प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे आपको बताना है। तो यह थे हमारे कौन थे, सुकुमार सेन थे जो स्वतंत्र भारत में प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे। आगे चलते हैं। पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया, इसके अध्यक्ष थे। तो पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो यह आपको बताना है। तो इसके अध्यक्ष थे केसी नियोगी। कौन थे, केसी नियोगी थे इसके पहले अध्यक्ष वित्त आयोग का, जो गठन हुआ 1951 में। तो आगे चलते हैं। पंचायतों के चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है, पंचायतों के चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है, यह आपको बताना है। तो यह किसे प्राप्त है, तो यह चुनाव आयोग को प्राप्त है। किसे प्राप्त है, चुनाव आयोग को प्राप्त है। सरकारी आयोग का संबंध है, सरकारी आयोग का संबंध है किससे है, तो सरकारी आयोग का संबंध यह केंद्र राज्य संबंधों से है। किससे है, तो केंद्र राज्य संबंधों से है सरकारी आयोग का संबंध। आगे चलते हैं।
संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार संबंधी विधेयक कब पारित किया गया? तो संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार संबंधी विधेयक कब पारित किया गया, यह आपको बताना है। तो यह कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह किया गया था जून 2005 में। संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार जून 2005 में संबंधित विधेयक पारित हुआ। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मूल कर्तव्यों को शामिल करने का यह आपको बताना है। तो ऑप्शन कौन सा इसमें सही होगा? तो यह पूर्व सोवियत संघ है, जिसे हम लोग रूस कहते हैं, ठीक ना, रूस जिसे हम कहते हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी? तो यह किसने की थी? तो आपको बताना है। तो यह भी क्वेश्चन हम पीछे रिवीजन क्वेश्चन करा चुके हैं। तो स्वर्ण सिंह समिति द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया था? यह क्वेश्चन बढ़िया है। तो यह किस वर्ष में संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया था? तो अंतः स्थापित किया गया था 1976 में। कब किया गया था? 1976 में किया गया था। आगे चलते हैं। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया। तो मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया था, कब किया गया आपको बताना है। तो मौलिक कर्तव्यों को कब निर्धारित किया गया? तो यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया। आगे चलते हैं। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? तो 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? यह जाना जाता है हमारा मौलिक कर्तव्यों के नाम से जाना जाता है। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को मौलिक कर्तव्यों के नाम से जाना जाता है। 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए? तो कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए यह आपको बताना है। तो यह 10 मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे। आगे चलते हैं। कब ये किया गया था? तो 1976 में 42वें संविधान में, ठीक, 42वें संविधान संशोधन में किया गया था। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया? तो संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया? तो यह जोड़ा गया था भाग 4 में, क में, भाग 4 क में जोड़ा गया था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी, यह आपको बताना है। तो यह जोड़ी गई थी हमारी 4 भाग में, ठीक ना। किस में जोड़ी थी? 4 भाग में। भाग जो 4 अभी बताए पीछे, तो उसी में जोड़ी गई थी, 4 भाग 4 क में। आगे चलते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई? तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? तो यह आपको बताना है। तो यह अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 51A है, जिसमें मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51 ये होगा यहाँ पे 51A में कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए? तो यह कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए? तो यह इसमें कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए? तो यह 11 मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए। आगे चलते हैं। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? तो संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है आपको बताना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह बुलाता है राष्ट्रपति, ठीक। आगे चलते हैं। प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? तो प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे यह आपको बताना है। तो प्रथम लोकसभा के स्पीकर थे जीवी मावलंकर थे, जो प्रथम लोकसभा के स्पीकर थे। आगे चलते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, इसको आपको बताना है। तो यह कौन थे जो स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे? तो यह थे हमारे जीवी मावलंकर थे, ठीक ना। ये भी क्वेश्चन ऊपर था। प्रथम लोकसभा स्पीकर और प्रथम स्पीकर को ही अध्यक्ष कहा जाता है, ठीक ना। आगे चलते हैं। भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था? तो भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था?
तो यह कौन व्यक्ति थे? तो यह थे हमारे नीलम संजीव रेड्डी, जो थे कि भारत के राष्ट्रपति पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का भी पद संभाले थे नीलम संजीव रेड्डी। आगे चलते हैं। प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो कौन प्रथम स्पीकर थे? तो वह थे हमारे जीबी मावलंकर जी थे, जिनके खिलाफ में लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर 2 अवधियों के लिए निर्धारित नहीं हुए? तो कौन नहीं हुए यह 2 अवधियों के लिए? यह हुए थे बलिराम भगत। यह 2 अवधियों के लिए अध्यक्ष पद के अवधियों निर्धारित नहीं हुए थे, लोकसभा अध्यक्ष के 2 अवधियों के लिए निर्धारित नहीं हुए थे। तो दोस्तों यह आज का 100 क्वेश्चन था। अगर वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जो लोग नए जुड़ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।